अच्छा, जो भी बच्चा इसको इस क्लास को हल्के में ले रहा था, इस टॉपिक को हल्के में ले रहा था, उसको जैम 2025 अभी जो पेपर हुआ है उसमें सवाल है, करके देखो पूरा क्वेश्चन। मैं ऐसा कोई धारणा नहीं रखूंगा अपने दिमाग में कि आप ये तो 11th में पढ़ के आए होगे दिस एंड दैट, तो हम बेसिक से पढ़ने की कोशिश करेंगे। से फॉर एग्जांपल ये मेरा कोई सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, सेलेस्टियल बॉडी, यानी कि कोई बहुत बड़े साइज की बॉडी जो कहीं अंतरिक्ष में घूम रही है, ये मैम, ठीक है। तो न्यूटन जी ने ऑब्जर्व किया कि हम दोनों के बीच में एक फोर्स है जो कि डिपेंड करता है ऑन आर मासेस। अगर इसका मास मैं बोलता हूं m1, इसका मास मैं बोल देता हूं m2, तो न्यूटन जी ने बोला कि यार ये जो फोर्स आप दोनों के बीच में लग रहा है, एक अट्रैक्टिव फोर्स, कैसा फोर्स है? अट्रैक्टिव फोर्स। ये किस पे डिपेंड कर रहा है? दोनों के मासेस पे। ये कैसे पता लगाया होगा? उन्होंने मास को चेंज करके देखा होगा, ठीक है। यानी कि जब मैं मास को बढ़ा रहा हूं तो फोर्स बढ़ रहा है, जब मैं मास को घटा रहा हूं तो फोर्स घट रहा है। तो उन्होंने बोला कि यार जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस, ठीक है। फिर दूसरी चीज क्या करी इन्होंने देखा कि से फॉर एग्जांपल इसके सेंटर से और मेरे सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर है, मान लेते हैं। आर क्या है? डिस्टेंस। तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? इन्होंने ऑब्जर्व किया जैसे जैसे मैं डिस्टेंस को कम करता जा रहा हूं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे मैं डिस्टेंस को बढ़ाता जा रहा हूं फोर्स कम होता जा रहा है। तो क्या रिलेशन निकाला? डायरेक्ट रिलेशन हुआ या इनवर्स रिलेशन? इनवर्स का मतलब एक को बढ़ा रहा हूं दूसरा कम हो रहा है, डायरेक्ट मतलब एक को बढ़ा रहा हूं दूसरा भी बढ़ रहा है। तो डिस्टेंस बढ़ा रहा हूं, फोर्स के साथ क्या हो रहा है? फोर्स कम हो रहा है। जैसे जैसे दूर जा रहा है ऑब्जेक्ट फोर्स कम होता जा रहा है, जैसे जैसे पास आ रहा है फोर्स बढ़ता जा रहा है। तो उन्होंने बोला कि यार ये जो फोर्स है ना ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस पे, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन करा जब तो निकल के आया m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी हटाई, इन्होंने लगा दिया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, जिसमें से ये जो g है मेरे पास, g जो है इसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻11 न्यूटन। अच्छा एक मिनट, इसको मिटाते हैं, ये हम निकाल के देखेंगे क्योंकि ये पूछता है भाई वो पेपर में, ठीक है। यानी कि फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? प्रोडक्ट ऑफ मासेस और रेडियस के या डिस्टेंस के स्क्वायर के ऊपर, इनवर्सली। यानी अगर मैं रेडियस डिस्टेंस को बढ़ा दूंगा फोर्स कम हो जाएगा, मासेस को बढ़ा दूंगा फोर्स बढ़ जाएगा, मासेस को कम करूंगा फोर्स कम हो जाएगा, ठीक है। इस जी की वैल्यू निकालते हैं। जी कितना आएगा? f r स्क्वायर अपॉन m1 और m2, ठीक है। मैंने इसको इधर भेज दिया, इन दोनों को उठा के मैं नीचे गया जी की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। वैल्यू नहीं निकाल रहा अभी मैं, यूनिट्स निकाल रहा हूं। फोर्स हम लोग लिखते हैं न्यूटन में, फोर्स का यूनिट न्यूटन। रेडियस डिस्टेंस किस में नापोगे आप? मीटर में ना, मीटर स्क्वायर। मास केजी में नापोगे आप, दूसरा भी केजी में नापोगे, तो यूनिट क्या बन के आ जाएगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ऐसे लिख देते हैं। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी -2 ऐसे लिख दो, या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये क्या है? ये यूनिट है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, इसकी जिसकी वैल्यू कितनी है? ये वैल्यू है, ठीक है। ठीक है, अगर आपको ये सारी कहानी समझ में आ गई, अब मेरा सवाल आपसे ये है, न्यूटन जी ने बोला कि दुनिया में हर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगाएंगे, यानी कि मैं इस कैमरा के ऊपर, मैं इस चेयर के ऊपर, मैं इस वॉल के ऊपर, ये वॉल मेरे ऊपर, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगा रही है, बिल्कुल लगा रही है। तो क्यों मैं खिंचा हुआ नहीं चला जा रहा, या मैं क्यों आपके पास खिंचा हुआ नहीं चला आ रहा? सोच के देखो, ये एक सवाल है, उसका जवाब यहां से मिलेगा। देखो, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू 10⁻⁻11। इसका मतलब समझ में आता है? 1 डिवाइडेड बाय 10⁻11, यानी 11 जीरो से मैं नंबर को डिवाइड कर रहा हूं। सोचो कितना छोटा होगा ये नंबर, कितना छोटा। तो यहाँ पे एक बहुत छोटा नंबर आता है, बहुत छोटा नंबर। रेडियस यानी हम दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? जो रास्ता सा इतना सा डिस्टेंस है। डिस्टेंस कम, अगर डिस्टेंस कम है फोर्स ज्यादा होना चाहिए, पहली चीज। ये वाली वैल्यू बहुत छोटी है। मास, मेरा मास कितना होगा? 60 किलो 70 किलो। दूसरे ऑब्जेक्ट का मास 2-3 किलो, ये बहुत कम। यानी लगभग मैं 100 किलो मान लेता हूँ। 100 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ एक ऐसे नंबर से 10⁻⁻11। सोचो कितना इतना सा फोर्स होगा। तो फोर्स तो है लेकिन वो इतना नेग्लिजिबल है कि मुझे फील नहीं होगा। लेकिन अगर इसके अंदर मैं सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट रख देता हूँ, यानी इस m2 की जगह अगर मैं इसको बोल देता हूँ ये मेरा अर्थ है। अब भाई साहब अर्थ का मास होता है into 10⁻24, सन का मास होता है into 10⁻30। कितना बड़ा नंबर लिख दिया, तो वो मास फोर्स हमें फील होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी में फील होता है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट मैं भी बता दूं। पहली चीज ये समझ में आया, इसको मैं रब कर दूं, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी लेना मैं नोट्स में दे दूंगा। इसके क्या नोट्स होंगे, नोट्स बना लो यार, ठीक है। अब एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ। देखो हमने लिखा F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई r स्क्वायर, और जी की वैल्यू मैंने निकाल दी FR स्क्वायर अपॉन में m1 इंटू m2। उससे मैंने निकाला न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। ये तो कभी पूछ रहा है वो पेपर में, वो पूछ लेता है ना, लेकिन आजकल पेपर में वो ये है, वो पूछता है डायमेंशन ऐसे लिखते हैं ना MLT में। ये क्या है? मास, लेंथ और टाइम, ठीक है जी। एक यूनिट आप याद रख लो फोर्स का होता है MLT-2। चाहो तो मैं इसे भी डिराइव करा सकता हूँ, बहुत लंबी हो जाएगी क्लास बाद में, ठीक है। जब एप्टीट्यूड वाला पार्ट पढ़ेगी तब पढ़ेंगे इसको, MLT-2, ठीक है। इसका निकालने की कोशिश करते हैं। इसका
देखो यहाँ पे न्यूटन है यानी फोर्स, फोर्स है MLT-2, ठीक। यहाँ पे लिखा मीटर स्क्वायर, मीटर मतलब मीटर में क्या लूंगा, लेंथ लूंगा ना, यानी कि L⁻², ठीक है। एम मत ले लेना, एम का मतलब मास, केजी में आएगा, नीचे आएगा नीचे। अब नीचे है केजी स्क्वायर यानी कि मास का स्क्वायर, नीचे आएगा M⁻², ठीक है। अब एक एम से तो एक एम कट गया, एक एम बचा, ये एम ऊपर चला जाएगा, ये बनेगा M⁻⁻1। एल एक है यहाँ, तो है, ये बन जाएगा L का क्यूब। टी सिर्फ कुछ भी नहीं हुआ टी के साथ, ये करने में किसी को दिक्कत है? दिक्कत हो सकती है सिर्फ इसमें, देखो 1/m, M⁻1 है, ये जब ऊपर जाता है ये बन जाता है M⁻⁻1, यहाँ पे 2 होता है, ये बन जाता है -2, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये एक साइड कंसेप्ट है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर मेरे पास M⁻2 मल्टीप्लाई बाय M⁻3 लिखा है तो पावर्स ऐड हो जाती है जब मल्टीप्लाई हो रहा होता है, ये बन जाएगा M⁻5। तीसरी चीज, अगर ये ऐसे होता है M⁻3 डिवाइडेड बाय M⁻2 तो ये जाता है पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती है M⁻1, ठीक है। मेरे को कोई शर्म नहीं है ये बताने में, आपको भी कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, अगर ये नहीं आता तो आज सीख लो, खत्म की बात, ठीक। सो दिस इज द यूनिट, डायमेंशन यूनिट फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये पूछता है वो पेपर में, हर पेपर में पूछता है, गेट में भी पूछता है, जीएसआई में भी पूछता है और जैम में भी पूछ रहा है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल यूनिट है, ठीक है। अच्छा, जो भी बच्चा इसको, इस क्लास को हल्के में ले रहा था, इस टॉपिक को हल्के में ले रहा था, उसको मैं दिखाता हूँ, तो आ गया, ठीक है। जैम 2025 अभी जो पेपर हुआ है उसमें सवाल आया, करके देखो, हो रहा है क्वेश्चन, इसी कॉन्सेप्ट पे आया है सवाल, ट्राई करके देखो। ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं दो, एक अर्थ है एक मून है, ठीक है। आपने एक सैटेलाइट लिया, एक सैटेलाइट व्हीकल विच इज कैरिंग अ लैंडर फॉर द मून, वो व्हीकल यहाँ पे आया, यहाँ पे, ठीक है। इस पॉइंट पे वो बोल रहे हैं पी पोजीशन पे ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक्सर्टेड बाय अर्थ एंड मून बैलेंसेस आउट, यानी इस पॉइंट पे जो अर्थ की वजह से फोर्स लग रहा है, यानी यहां से लेके यहां तक, इस पे जो अर्थ की वजह से फोर्स लग रहा है और इस पे जो कि मून की वजह से फोर्स लग रहा है, वो दोनों बराबर है, बैलेंस आउट मतलब बराबर है। आपसे क्या पूछा है, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, इसका यहां से डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है। देखते हैं जरा, टोटल डिस्टेंस मुझे दिया है, टोटल डिस्टेंस 3.8 इंटू 10⁵ किलोमीटर, ठीक है। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का मुझसे क्या मांगा है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, ठीक है। इसको मैं x मान लेता हूँ, ठीक। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, पूरा 10 था, ये x है तो ये 10 - x हो जाएगा, पूरा इतना था 3.8 इंटू 10⁵5, 5 ना, माइनस x, क्योंकि इसको मैंने x मान लिया आधे से को, ये वाला आ गया टोटल में से ये माइनस, टोटल में से ये माइनस, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये रहा मेरा पॉइंट P, ये रहा दूसरा ऑब्जेक्ट, ये मून है ये अर्थ है, ठीक है जी। तो वो क्या बोल रहा है, फोर्स एट P, P पे जो फोर्स है अर्थ की वजह से बराबर है P पे जो फोर्स है मून की वजह से, ठीक है, ठीक है, ठीक, ओके। क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, क्या था फॉर्मूला जी, मास ऑफ अर्थ, इसका ये क्या है, P पे क्या लगाया हमने, P पे हमने एक लैंडर है, ठीक है, या सैटेलाइट बोलते हैं, यहाँ पे मेरे पास एक सैटेलाइट है, ठीक है। तो मास ऑफ सैटेलाइट डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, r कितना लिया मैंने x स्क्वायर, ये किसके बराबर है जी, तो मून, मून की वजह से इस पे फोर्स लगा है, यानी कि मास ऑफ मून और मास ऑफ सैटेलाइट डिवाइडेड बाय जो डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 3.8 इंटू 10⁵5 माइनस x का स्क्वायर। बस बहुत सारे बच्चे तो इस कैलकुलेशन को देख के घबरा जाते हैं, ठीक है। अब देखो जी से जी कट गया, मास ऑफ सैटेलाइट से मास ऑफ सैटेलाइट कट गया, तो मेरे पास बचा क्या, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू मास ऑफ मून अपॉन 3.8 इंटू 10⁵5 माइनस x का होल स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन है ये, मास ऑफ अर्थ कितना दिया उसने मुझे, मास ऑफ अर्थ दिया 5.9 इंटू 10⁻²4, ठीक है, लिख दो 5.9 इंटू 10⁻²4 डिवाइड बाय, एक काम करूं इस x स्क्वायर को ऊपर भेज दूं और मास ऑफ मून को नीचे ले आऊं, ठीक है। x स्क्वायर को मैंने ऊपर भेज दिया, नीचे क्या बचा 3.8 10⁻⁻5 माइनस x का होल स्क्वायर, और मास ऑफ मून नीचे लिख देता हूं, मास ऑफ मून कितना दिया 7.34 इंटू 10 की पावर 7.34 10⁻22 kg, ठीक है जी, केजी में है, केजी में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब क्या करें, देखो सबसे पहले इसको काट देता हूँ, 10⁻24 डिवाइड बाय 10⁻22, ये दो दोनों नंबर है, ये आ जाएगा कट के 10⁻24 माइनस 10⁻2, 10⁻2 यानी 100, ठीक है, 10⁻100 आ जाएगा, इसको यहाँ लिखता हूँ, 10⁻100 सॉरी 10⁻2 यानी 100, तो आएगा 5.9 इंटू 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7.34 इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 3.8 10⁻5 माइनस x का होल स्क्वायर। इसमें किसी को डाउट, ये बन जाएगा 5.9, देखो 2 0 लगाऊंगा और एक पॉइंट लगाऊंगा, 590 बन गया, ये इसकी जगह मैं लिख देता हूँ 590। अब इस 590 को 7.34 से पहले आप डिवाइड कर दो, कैलकुलेटर मिलेगा आपको, मैं भी कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो हम कर रहे हैं 590 डिवाइडेड बाय 7.34, तो आगे 80.381, ये मिटा दूं, ये वाला पार्ट कर दूं, हाँ जी देखो 80.381
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 3.8 10 रेज़ टू द पावर 5 माइनस एक्स। अब देखो मुश्किल है ये सवाल अभी भी, क्यों? क्योंकि आप इसका स्क्वायर निकालोगे, जब आप इसका स्क्वायर करोगे ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab करना पड़ेगा, बहुत लंबा चला जाएगा क्वेश्चन। इससे अच्छा मैं क्या करता हूँ, मैं स्क्वायर रूट बोथ साइड्स करता हूँ, स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स। तो आप इसका स्क्वायर रूट निकाल लो, इसका अभी निकालते हैं, कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ मैं। अंडर रूट 80.381, आंसर आया 8.965 बराबर, इधर स्क्वायर रूट होगा x बनेगा, ये स्क्वायर रूट कट जाएगा 3.8 10 रेज़ टू द पावर 5 माइनस x। ये बात समझ में, ये सबसे क्रिटिकल स्टेप था, अगर आपने यहां मिस कर दिया तो ये सवाल बहुत लंबा चला जाएगा और फिर हो ना हो पता नहीं। ठीक है, हो जाएगा वैसे कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं करोगे तो। ठीक है, इसे रब करते हैं। ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं। इसको ऊपर भेजेंगे तो आएगा 8.965 मल्टीप्लाइड बाय 3.8 10 रेज़ टू द पावर 5 माइनस, समझ अभी भी गलत करोगे आप इस सवाल को, इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी जो कि मैंने कर दी, फिर ये माइनस एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा माइनस 8.965 एक्स बराबर एक्स के। इंपॉर्टेंट स्टेप है, गलती मत करना भाई इसमें, ये पूरा नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये पूरा नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा, ये उधर चला 8.965 3.8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 10 रेज़ टू द पावर चलिए x प्लस 8.9 तो ये आएगा 9.965 x, और x की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी 8.965 इंटू 3.8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 9.965 x की वैल्यू। इसे भी सॉल्व करते हैं। देखो 10 रेज़ टू द पावर 5 तो उसने दिया है यहाँ पे, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ इतना सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, तो 8.965 मल्टीप्लाइड बाय 3.8 ये आया 34.067, इसे डिवाइड करते हैं 9.965 से, 30.067 डिवाइड बाय 9.965 3.0 30 नहीं 34 है, 34.067 डिवाइड बाय 9.965 34.18 क्या है आंसर? आंसर आया 3.418, राउंड अप टू 2 डेसिमल पूछा ना, 3.41 3.41। अब आपको लग सकता है ये सवाल आसान है, मेरी नजर में मुश्किल सवाल है। क्यों? इसके लिए आपको एक तो अपने कंसेप्ट्स पे भरोसा होना बहुत जरूरी है कि हाँ ये बेसिक से ही होगा सवाल, है ये बेसिक का सवाल, कैलकुलेशन मुश्किल करती है उसमें। ठीक, तो इसीलिए हर चीज को एकदम बेसिक से पढ़ेंगे और देखेंगे क्या क्या एप्लीकेशन पूछ रहा है। ठीक है, तो मेरा सजेशन ये है, ये 2025 का सवाल है, एक बार आप खुद से भी इसे सॉल्व करके देखो क्या ये हो रहा है,